हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का हमारा नया टॉपिक है ऑर्गेनिक का रेजोनेंस। तो आज के लेक्चर में हम समझेंगे रेजोनेंस होता क्या है। रेजोनेंस के बारे में हर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक के ऊपर जाएंगे, उसके बाद रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तीसरा हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस कितने तरह के होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। एज वेल एज नीट एज वेल एज जेई में किस तरह से रेजोनेंस से क्वेश्चंस आते हैं, उसके ऊपर भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे बच्चों। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम बेसिक अबाउट रेजोनेंस के बारे में सीखेंगे एंड इन द लैटर जो हमारा लेक्चर्स होगा उसके अंदर हम रेजोनेंस की प्रॉपर्टी एज वेल एज रेजोनेंस के कंडीशंस एज वेल एज रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो बेसिकली रेजोनेंस होता क्या है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। रेजोनेंस बच्चों एक तरह का एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको जस्ट हम इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा फिनोमिना होता होगा। अब ये है क्या एक्चुअली में। तो सपोज आपके पास एक गिवन मॉलिक्यूल दिया है। अब उस मॉलिक्यूल को आप एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में लिख सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बेंजीन के मैंने 2 स्ट्रक्चर लिखे हैं। बेंजीन को मैं इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और मैं बेंजीन को इस स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। तो बेंजीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे पास 2 तरीका है। इन दोनों फॉर्म को हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एज वेल एज कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और आई कैन से दीज स्ट्रक्चर्स आर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। मतलब एक मॉलिक्यूल को लिखने के लिए जितने भी स्ट्रक्चर्स को हम लिखते हैं बनाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बट इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल मॉलिक्यूल रियल मॉलिक्यूल से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टी को 100% एक्सप्लेन नहीं करता है। मतलब कहने का ये है कि बेंजीन की जो जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ना अकेला एक ये मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर पाएगा और ना अकेला ये सेकेंड मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करेगा। मतलब इस एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होती है बेंजीन की, उसकी कुछ प्रॉपर्टी फर्स्ट मॉलिक्यूल आपका एक्सप्लेन कर सकता है और कुछ प्रॉपर्टी सेकेंड मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर सकता है। बट 100% ऑफ प्रॉपर्टी न फर्स्ट मॉलिक्यूल एक्सप्लेन करेगा न दूसरा मॉलिक्यूल आपका एक्सप्लेन करेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि एक मॉलिक्यूल को लिखने के लिए तो हम एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बट none of the structure can explain all the property of the real molecule और original molecule। मतलब अगर मैं ये पहला मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये 2 हमारे मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, या फिर इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या तो इनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहेंगे। ये सारे जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये एक्चुअल मॉलिक्यूल की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो 100% कोई भी एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेंस कहते हैं। अब एक्चुअल मॉलिक्यूल जो होती है उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा कौन। न ये मॉलिक्यूल 100% उसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पाएगा, न ये मॉलिक्यूल उसकी 100% सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करेगा। तो एक्चुअल कौन सा मॉलिक्यूल है जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है, एंड दैट इज नथिंग बट रेजोनेंस हाइब्रिड, या फिर इसको रियल हाइब्रिड हम कह सकते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड या रियल हाइब्रिड ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के इंटरमीडिएट आता है। किस तरह से इसको हम बनाते हैं उसकी भी बात हम करेंगे आगे के लेक्चर में। सो इट इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड और रियल हाइब्रिड विच इज़ इंटरमीडिएट ऑफ ऑल द कैनोनिकल स्ट्रक्चर एक्चुअली एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ अ रियल मॉलिक्यूल। मतलब बेंजीन की जितनी भी प्रॉपर्टी है बच्चों उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, रियल हाइब्रिड करेगा या रेजोनेंस हाइब्रिड करेगा। और ये स्ट्रक्चर आपका कहाँ पे आता है, इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर के इंटरमीडिएट आता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि रियल हाइब्रिड को बनाया कैसे जाता है, इन सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन करके बनाया जाता है। नाउ
ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट मोर और लेस टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब कहने का ये है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने क्या कहा बच्चों, कि अगर एक रेजोनेंस हाइब्रिड आपको बनाना है तो रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाया कैसे जाता है, सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को आपस में कंबाइन करके बनाया जाता है। जैसे बेंजीन के यहाँ पे 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है और ये सेकेंड मॉलिक्यूल है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे। अब उस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के दौरान कोई एक मॉलिक्यूल जो होगा, कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकता है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल कम कंट्रीब्यूशन कर सकता है, या हो सकता है दोनों मॉलिक्यूल इक्वली कंट्रीब्यूट करे। वो डिपेंड करता है कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कैसे हैं। तो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों एक मॉलिक्यूल के, वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने की तरफ। ठीक है, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। दैट विल डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी के बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है तो उसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में ज़्यादा होगा, और अगर कोई कैनोनिकल स्ट्रक्चर लेस स्टेबल होता है बच्चों, तो उसका कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में कम होता है। कहने का मतलब ये है कि द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विच कंट्रीब्यूट मोर टू द रेजोनेंस हाइब्रिड इज द मेजर कंट्रीब्यूटर और हैविंग लेस एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज एक मॉलिक्यूल है बच्चों, इस मॉलिक्यूल के लिए मेरे पास 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, 1, 2 एंड 3। इमेजिन करते हैं कि मैंने आपको कहा कि इन तीनों स्ट्रक्चर में पहला वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, थर्ड वाला आपका सबसे लेस स्टेबल है, और सेकेंड जो आपका मॉलिक्यूल है उसकी स्टेबिलिटी इन दोनों के इंटरमीडिएट है। तो अगर आप इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाओगे तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका माना जाएगा, फर्स्ट मॉलिक्यूल का माना जाएगा, और सबसे लीस्ट कंट्रीब्यूशन किसका माना जाएगा बच्चों, थर्ड का माना जाएगा। और सेकंड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, फर्स्ट से तो कम होगा पर थर्ड से ज़्यादा होगा। तो जो हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है रेजोनेंस हाइब्रिड को, उसको मेजर कंट्रीब्यूटर कहा जाता है, और मेजर कंट्रीब्यूटर की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, और लेस एनर्जी होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास, उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, वही हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा करता है। और जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमारा लेस स्टेबल होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड की तरफ क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले डिस्कस किया रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस में हमने बात की क्या बच्चों, हमने कहा कि ये एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना होता है, एक इमेजिनेशन कंसेप्ट है, इमेजिनरी कंसेप्ट है, जिसके अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल को लिखने के लिए तो काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स लिखे जा सकते हैं, बट उन स्ट्रक्चर में से कोई भी स्ट्रक्चर एक्चुअल मॉलिक्यूल, रियल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्यूरेटली 100% एक्सप्लेन नहीं करता है। एक मॉलिक्यूल के लिए जितने भी स्ट्रक्चर्स हम लिखते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं, या कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, या तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। बट इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके हम एक्चुअल मॉलिक्यूल या रियल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उसी फिनोमिना को रेजोनेंस कहा जाता है। बट एक्चुअल मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कौन करता है फिर, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाया कैसे जाता है, रेजोनेंस हाइब्रिड आपका बनाया जाता है सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को आपस में कंबाइन करके, जिसमें कोई एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, कोई कम करता है, और हो सकता है ऐसा भी केस जहाँ पे सभी कैनोनिकल स्ट्रक्चर का इक्वली कंट्रीब्यूशन हो।
कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसकी बात हम आगे जाके इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस अभी तक के लिए इतना समझ लीजिए कि जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के दौरान। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है और उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में सबसे ज़्यादा होता है और उसको हम मेजर कंट्रीब्यूटर कहते हैं। लेकिन जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के दौरान लेस होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, माइनर कंट्रीब्यूटर कहते हैं। और माइनर कंट्रीब्यूटर की स्टेबिलिटी एक्चुअली में कम होती है और उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होता है रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए, लेकिन जो लेस स्टेबल होता है उसका कंट्रीब्यूशन भी बच्चों क्या होता है, कम होता है। अब एक्चुअल में बच्चों होता क्या है, देखिए जैसे बेंजीन की ही बात की हमने। अब बेंजीन के लिए हम दो तरह के स्ट्रक्चर को लिख सके हैं। अगर हम पहले वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो तरह के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। अगर मैं इसको ए लेती हूँ, इसको बी लेती हूँ, तो ए यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर एक्सपेरिमेंटली हम कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के लेंथ को मेजर करें तो इट इज़ अराउंड 1.33 एंगस्ट्रॉम। और अगर कार्बन कार्बन के बीच का सिंगल बॉन्ड की बात करें तो ये हमारा 1.54 एंगस्ट्रॉम है। उसी तरह से यहाँ पे अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दो डिफरेंट टाइप के कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ये हमारा सिंगल बॉन्ड है जिसका लेंथ अराउंड कितना होगा 1.54 एंगस्ट्रॉम, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है जिसका लेंथ कितना होगा अराउंड 1.33 एंगस्ट्रॉम। बट जब बेंजीन के बारे में स्टडी किया गया, जब उसके बारे में सब कुछ पता लगाया गया तो ये देखा गया कि बेंजीन के जितने भी कार्बन कार्बन हैं उनका बॉन्ड लेंथ सेम होता है। तो यहाँ पे 6 कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है और सभी का लेंथ बच्चों बेंजीन के केस में सेम देखा गया। और जब मेजर किया गया कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ बेंजीन, इट वाज फाउंड टू बी 1.39 एंगस्ट्रॉम। बल्कि अगर हम बेंजीन को इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से लिखें तो एक्चुअल में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होने चाहिए थे। बट ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर तो सारे बॉन्ड आपके सेम है। कहने का ये मतलब है ना आप इस पॉइंट को इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो रियल स्ट्रक्चर है हमारा बेंजीन का, उसमें तो सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ हमारे बराबर हैं। और क्या ये पॉइंट ये पहला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाएगा? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में तो दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है एज वेल एज सिंगल बॉन्ड का भी कैरेक्टर है। और रही बात अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर को यूज़ करें इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए तो भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, डबल बॉन्ड एज वेल एज सिंगल बॉन्ड। मतलब कहने का ये है कि एक्चुअल मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी है उसको ना पहले मॉलिक्यूल को यूज़ करके एक्सप्लेन कर पाओगे और ना दूसरे मॉलिक्यूल को यूज़ करके आप एक्सप्लेन कर पाओगे। और आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं बच्चों कि ये जो बॉन्ड लेंथ है बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में, ये एक्चुअली में सिंगल बॉन्ड से छोटा है बट डबल बॉन्ड से बड़ा है। मतलब एक्चुअल में बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है वो एक्चुअली में सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई कर रहा है। सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई कर रहा है, इसका सिंपल मतलब ये बनता है कि ये जो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये आपका डीलोकलाइजेबल है। मतलब ये मूव करेगा इस रिंग के अंदर, ये फिक्स नहीं होगा एटम के बीच में। मतलब अगर मैं इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने जाऊं तो आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, लेट अस से मैं इन बॉन्ड की बात कर रही हूँ दोनों स्ट्रक्चर के अंदर, तो अगर बच्चों हम पहले मॉलिक्यूल को यूज़ करके रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने जाएंगे तो इस बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर ये कंट्रीब्यूट करेगा। बट अगर हम सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे इस स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए तो ये कितना कंट्रीब्यूशन देगा इस बॉन्ड के बीच में, सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर। मतलब ये सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर दे रहा है, ये डबल बॉन्ड का कैरेक्टर दे रहा है। तो एक्चुअल में जब दोनों को कंबाइन हम करेंगे तो हमें इसका
कार्बन कार्बन के बीच में कितना कैरेक्टर मिलेगा, सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में कैरेक्टर मिलेगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पे बच्चों क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करता है। एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता है एटम के बीच में, बल्कि ये रोटेट कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है विद इन द रिंग। और उसी की वजह से हर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड का कैरेक्टर है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करता है। नाउ रेजोनेंस एक्चुअली में है क्या बच्चों? हमने तो ये बात की रेजोनेंस का फिनोमिना के बारे में कि एक हाइपोथेटिकल फिनोमिना है, लेकिन एक्चुअली में रेजोनेंस का अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन पे जाएं तो रेजोनेंस का मतलब क्या है उसको भी समझ लेते हैं। रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए, शिफ्टिंग ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। मतलब अगर हम एक जगह से दूसरे जगह पे किसी चीज़ को शिफ्ट करते हैं तो उसको हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं। तो रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब रेजोनेंस के अंदर होगा क्या बच्चों, हम पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे। लेकिन शिफ्टिंग के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है बच्चों, हम डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का तभी कर सकते हैं जब पी ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और पैरेलल पी ऑर्बिटल का सिंपल मतलब ये है कि हमेशा यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल होना चाहिए उस सेम प्लेन में होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है जहाँ पे हम रेजोनेंस करवाना चाहते हैं तो रेजोनेंस तभी हो पाएगा बच्चों अगर उनके पी ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल है। और पी ऑर्बिटल अगर पैरेलल है और उसमें अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करवा पा रहे हैं तभी हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, रेजोनेंस है। इस पॉइंट को हम और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे विथ प्रॉपर एग्जाम्पल। Next thing, resonance can take place only in those molecules which are conjugated. This is very important line बच्चों। मतलब कहने का ये है, जैसा कि हमने कहा रेजोनेंस में होता क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। कैसे शिफ्टिंग होती है, क्या कंडीशन होता है शिफ्टिंग के लिए, जहाँ तक हम पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेंगे वहाँ तक पी ऑर्बिटल पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, कैसे उसकी बात हम आगे जाके करेंगे। बट सेकेंड मोर कंडीशन क्या है बच्चों, रेजोनेंस कैन टेक प्लेस ओनली इन दोज मॉलिक्यूल विच आर कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल अगर है तभी जाके वहाँ पे रेजोनेंस होगा, अगर कॉन्जुगेशन नहीं है तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है। अब कौन कौन से कंडीशन होती है कॉन्जुगेशन की, कैसे पहचानेंगे कि मॉलिक्यूल कॉन्जुगेटेड है या नहीं है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे केसेस लिए हैं और उन केसेस को हमने प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। जिसमें सबसे पहला केस आप देख सकते हैं बच्चों। केस नंबर 1 क्या है, व्हेन डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द वैकेंट पी ऑर्बिटल। मतलब अगर कभी भी मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड और वैकेंट पी ऑर्बिटल, मतलब एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगा, अगर सपोज इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, इस तरह से कभी भी अगर मॉलिक्यूल में कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल इज सेपरेटेड बाय ए सिग्मा बॉन्ड और सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, देन हम कहेंगे कि मॉलिक्यूल क्या है, कॉन्जुगेटेड है। और उस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों क्या होगा, रेजोनेंस होगा। मतलब किसकी शिफ्टिंग होगी, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। कैसे, ध्यान दीजिए। जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिया है मैंने और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है एंड दे आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। मतलब ये मॉलिक्यूल आपका कॉन्जुगेटेड है और उस कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो देखिए बच्चों क्या होगा, एक्चुअली में पाई बॉन्ड बना कैसे, आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में बहुत बार पढ़ा होगा, बेसिक सा चीज़ है। पाई बॉन्ड बनता कैसे है, दो पी ऑर्बिटल के बीच में पैरेलल ओवरलैपिंग से हम क्या बनाते हैं बच्चों, पाई बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर मान के चलिए ये एक कार्बन एटम है और ये एक कार्बन एटम है, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है
और दोनों के पास एक एक p ऑर्बिटल है और उनके बीच में आपस में अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन ओवरलैपिंग अगर होगा तो उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर मैं इस बॉन्ड को, ये जो पाई बॉन्ड है, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से दिखा दूं तो ये किस तरह से बना होगा बच्चों, कार्बन का p ऑर्बिटल और इस कार्बन का p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किया होगा ऊपर भी और नीचे भी, तब जाके ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, राइट। और ये जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। सिंस ये जो कार्बन है बच्चों, इसके पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये भी आपका 2p ऑर्बिटल है। अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों p ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है बच्चों, पैरेलल है। और इन्हीं पैरेलल p ऑर्बिटल की वजह से ही क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग पॉसिबल होती है रेजोनेंस में। तो देखिए क्या होगा एक्चुअली में, ये जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में तो पाई बॉन्ड इस तरह से बना हुआ है ओवरलैपिंग की वजह से, और ये ऑर्बिटल जो हमारा है बच्चों, ये वाला p ऑर्बिटल, ये तो वैकेंट है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो हमारा पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, विच इज़ नथिंग बट पाई इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, यहाँ पे शिफ्ट कर जाता है। और जैसे ही शिफ्ट करेगा और शिफ्टिंग की वजह से क्या होगी, ये जो पहला वाला कार्बन है उस पर आ जाएगा प्लस चार्ज और इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियली जो हमारे पास बच्चों हमारे पास जो पाई बॉन्ड था वो किसके बीच में था, फर्स्ट एंड सेकेंड वाले कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स था। लेकिन वही हमारा पाई इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, सेकेंड एंड थर्ड के बीच में शिफ्ट हो चुका है। तो इस शिफ्टिंग की वजह से जो हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा वो कैसे बनेगा, देखिए जो पहला वाला हमारा कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए, और दूसरा वाला स्ट्रक्चर भी कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए। अब गौर से एक चीज़ देखिए, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर बराबर ही है। कैसे, पहला स्ट्रक्चर मैं नीचे फिर से लिखती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है और ये दूसरा स्ट्रक्चर है। दूसरे स्ट्रक्चर को कैसे बनाया हमने, सिंपली हमने इस पाई इलेक्ट्रॉन को क्या किया, यहाँ डीलोकलाइज करवा दिया। इसके शिफ्टिंग की वजह से ही सेकेंड वाला स्ट्रक्चर मिला, जिसमें इस पहले कार्बन पे आ चुका है प्लस और सेकेंड थर्ड के बीच में आ चुका है डबल बॉन्ड। अब गौर से देखिए बच्चों, जो पहला स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर है दोनों इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सेम है। अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको सेम मिल रहा है। अगर दोनों के स्ट्रक्चर सेम है तो दोनों की स्टेबिलिटी भी सेम होगी, दोनों की एनर्जी भी सेम होगी, और दोनों की एनर्जी और दोनों की स्टेबिलिटी अगर सेम है बच्चों तो दोनों का कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में क्या होगा, सेम होगा। तो अब हम रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाएंगे, देखिए सिंस रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास उनको एज इट इज रखेंगे कार्बन के स्केलेटन में। और सिंस हम देख सकते हैं कि पहले स्ट्रक्चर के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन के बीच में है, और सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर यही पाई इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड एंड थर्ड के बीच में है, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर। और ये सारा शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट से लेकर थर्ड एटम तक कंप्लीटली हुआ है, इसलिए डॉटेड लाइन हम कंप्लीटली लिखेंगे। अब अगर चार्ज की बात करें बच्चों तो यहाँ देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज हमारा थर्ड कार्बन पे है एंड सेकेंड स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज हमारा फर्स्ट कार्बन पे है। किसी भी स्ट्रक्चर में सेकेंड कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं आ रहा है, तो हम रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर भी सेकेंड कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं दिखाएंगे। एज वेल एज एक और चीज़, जो भी चार्ज हमारा होता है किसी कार्बन एटम पे या किसी भी एटम पे, रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर उस चार्ज को उस एटम पे डेल्टा के फॉर्म में दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर की वजह से फर्स्ट वाले कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज अपीयर होगा, और फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की वजह से थर्ड कार्बन पे आपको डेल्टा प्लस अपीयर होगा। तो ये हमारा फाइनली क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड बना, जिसको बनाने के लिए हमने पहले और दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ किया। ठीक है बच्चों, सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है हमारा।
sp3 carbon will not involve in resonance as it do not have vacant p orbital. As I said previously कि आपका रेजोनेंस बच्चों किस वजह से होता है, पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन की वजह से होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन को अगर डीलोकलाइज करवाना है आपको तो उसके लिए कंडीशन क्या है, p ऑर्बिटल पैरेलल होनी चाहिए। मतलब जिन एटम के बीच में हम रेजोनेंस करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे हम पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करवा पा रहे हैं, उन सभी के पास एक एक p ऑर्बिटल होना चाहिए और वो p ऑर्बिटल क्या होने चाहिए बच्चों, पैरेलल होने चाहिए। अब अगर हम sp3 की बात करें तो sp3 के अंदर देखिए एक s ऑर्बिटल और तीनों p ऑर्बिटल आपस में यूज होके हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले चुका है, तो sp3 के पास तो कोई वैकेंट p ऑर्बिटल बचा ही नहीं। अब अगर इसके पास कोई p ऑर्बिटल है ही नहीं तो ये कभी भी रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, दिस डबल बॉन्ड is in conjugation with this positive charge because this double bond and this positive charge is separated by a single bond, right? तो सबसे पहले अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम के अंदर अगर हम इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ कर देते हैं तो इस शिफ्टिंग की वजह से इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और ऐसा करने पे ये वाला जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो फिर से यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ चुका है। ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। अब गौर से देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके पीछे वाला कोई भी कार्बन आपका इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन नहीं बना पाएगा, क्योंकि ये कार्बन भी बच्चों क्या है, sp3 है, इसके पास भी कोई p ऑर्बिटल नहीं है वैकेंट, और ये कार्बन भी आपका sp3 है, इसके पास भी कोई भी वैकेंट p ऑर्बिटल नहीं है। तो अब आपका पॉजिटिव चार्ज बाकी कार्बन पे बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। मतलब आपका रेजोनेंस इस कार्बन के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो अगर मैं इन सभी स्ट्रक्चर्स को यूज करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, ये हमारा क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। और ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हमने यहाँ 3 लिखा है, ये तीनों स्ट्रक्चर्स कौन से हैं बच्चों, RS हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर या जिनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जितने भी हमारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं इन सबको आपस में मिला के रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है। अब गौर से देखिए यहाँ पे बच्चों, अगर हम एक चीज़ ध्यान से देखें, लेट्स इसको हम फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन, इसको फोर्थ कार्बन, इसको फिफ्थ कार्बन कह रहे हैं, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि फर्स्ट से लेके फिफ्थ कार्बन तक ही आपका पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बार बार शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले देखिए 2 and 3 के बीच में जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब जाके शिफ्ट हो चुका है 1 and 2 के बीच में। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 and 5 के बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हो चुका है कहाँ पे, यहाँ पे 4 and 3 के बीच में शिफ्ट हो गया। तो बेसिकली ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो पा रहा है, 1 से लेके 5 कार्बन तक के बीच में ही शिफ्ट हो रहा है। तो डॉटेड लाइन भी उन्हीं कार्बन तक ही बनाना है, क्योंकि हमने शिफ्टिंग सिर्फ 1 से 5 कार्बन तक ही कर पाए हैं, क्योंकि उसके बाद वाला कार्बन आपका sp3 वाला है जो बिल्कुल भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पाएगा। तो इसलिए डॉटेड लाइन हम इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि डॉटेड लाइन का मतलब है बच्चों डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सिर्फ 1 से लेके फिफ्थ कार्बन के बीच में ही हो पाया है। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो पहले स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, पहले स्ट्रक्चर में पहले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कार्बन पे डेल्टा प्लस दिखा देंगे रेजोनेंस हाइब्रिड में। दूसरे वाले स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, दूसरे स्ट्रक्चर में थर्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड पे नहीं है। तो अगर सेकंड पे नहीं है तो रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर भी सेकंड कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं दिखाना है। अब थर्ड कार्बन पे प्लस चार्ज है तो इसको भी डेल्टा प्लस से इंडिकेट किया। थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप आएंगे बच्चों तो थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर गौर से देखिए,
थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, इस कार्बन पे है, विच इज फिफ्थ कार्बन, तो फिफ्थ कार्बन पे डेल्टा प्लस दिखा दिया। बट उसके बाद वाले किसी भी कार्बन पे चार्ज आपका नहीं आ रहा है, तो बाकी कार्बन को हमने चार्ज नहीं दिया है। तो इस तरह से जितने भी 3 RS हैं, जितने भी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उनको यूज करके हमने क्या बनाया, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसको हम कहते हैं साइक्लोप्रोपिनाइल। दिस इज नोन एज साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन। एक एरोमेटिक कार्बोकेटाइन होता है। एरोमेटिक की बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये जो हमारा साइक्लोप्रोपिनाइल कार्बोकेटाइन है बच्चों, इसमें भी आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि दिस पाई बॉन्ड और आई कैन से दिस डबल बॉन्ड and this positive charge are separated by a single bond through this side also as well as through this side also। तो अगर सपोज इस पाई इलेक्ट्रॉन को हम शिफ्ट कर दें, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज आपका इस कार्बन पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर इस स्ट्रक्चर में ये पाई इलेक्ट्रॉन को इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर दें तो पॉजिटिव चार्ज आपका इस तरह से आ जाएगा। अब गौर से देखिए, ये जो तीनों RS है, जो तीनों हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर बराबर है, तीनों के ऊपर सेम चार्ज भी है, तीनों के पास सेम नंबर ऑफ बॉन्ड भी है, तीनों की स्टेबिलिटी बराबर है। तो जब तीनों की स्टेबिलिटी बराबर होती है बच्चों, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में सेम होता है। मतलब ये तीनों को हम क्या कहेंगे, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और जब इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है ना, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में सेम होगा। तो या तो मैं इस रेजोनेंस हाइब्रिड को इस तरह से दिखा सकती हूँ। कैसे, देखिए, सबसे पहले इसका कार्बन स्केलेटन ये है, मतलब सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली इस तरह से बनेगा, क्योंकि हम रेजोनेंस के अंदर सिग्मा बॉन्ड को तो यूज नहीं करेंगे, तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड एज इट इज बना दीजिए इस 3 मेंबर रिंग में। अब देखिए, अगर मैं पहले स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है ये इन दोनों के बीच में है, दूसरे में यहाँ पे है और तीसरे में यहाँ पे है। मतलब तीनों जगह पे हर बॉन्ड के बीच में पाई बॉन्ड के कैरेक्टर आने स्टार्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंस पाई इलेक्ट्रॉन तीनों कार्बन पे आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम इसको दिखाते कैसे हैं, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और सिंस पॉजिटिव चार्ज आपका तीनों कार्बन पे अपीयर हो रहा है, जैसे इस कार्बन पे भी अपीयर हुआ, इस कार्बन पे भी हुआ, इस कार्बन पे भी हुआ, तो हम यहाँ पे बीच में प्लस चार्ज दिखाते हैं। ये बीच में प्लस चार्ज जो दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है कि दिस पॉजिटिव चार्ज हैज़ बीन डीलोकलाइज्ड ओवर ऑल द कार्बन एटम। या फिर मैं इसको इस तरह से भी दिखा सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ शोइंग प्लस चार्ज इन बिटवीन द स्ट्रक्चर, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस ओरिजिनल मॉलिक्यूल को गौर से देखिए बेटा, इसमें कितने चार्ज थे, +1 चार्ज था, राइट। अब ये जो प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 3 कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस पे भी हुआ, इस पे भी हुआ, इस पे भी हुआ। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर इक्वल हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड स्टेबिलिटी, जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि तीनों के पास सेम नंबर ऑफ चार्ज है, तीनों के पास सेम नंबर ऑफ बॉन्ड है, राइट। तो इसलिए तीनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी। अब तीनों की अगर स्टेबिलिटी इक्वल है ना, तो तीनों का कंट्रीब्यूशन जो होगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए वो भी सेम होगा। मतलब अगर ये आपका 1/3 पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये भी 1/3 पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा, ये भी 1/3 पोर्शन कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस वजह से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो भी हर कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसलिए +1 को अगर मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ तीनों कार्बन पे, तो कितने कितने चार्ज मिलेंगे, +1/3 इसको भी मिलेगा, +1/3 इसको भी मिलेगा, +1/3 इसको भी मिलेगा। तो ये हमारा एक बहुत ही स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड है। एक चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों कि अगर कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू दोज रेजोनेंस हाइब्रिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये देखिए, ये बहुत ही स्टेबल रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा आ चुका है।
नेक्स्ट वाले फोर्थ एग्जाम्पल्स की बात करें तो फोर्थ एग्जाम्पल्स में भी देखिए यहाँ पे बच्चों ये बोरॉन है। बोरॉन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक आपके पास कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। अब गौर कीजिए बोरॉन बेटा बिलोंग कहाँ से करता है? बोरॉन आपका बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, और सेकेंड पीरियड के पास वैलेंस शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं? 2s एंड 2p, राइट? क्योंकि बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1। तो बेसिकली उसकी आउटर शेल में 2s एंड 2p ऑर्बिटल है। 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1, एंड 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। तो ओवरऑल कितने ऑर्बिटल है मेरे पास? 4 ऑर्बिटल। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन के साथ, 1 कार्बन के साथ। तो 3 बॉन्ड को बनाने के लिए उसने 3 ऑर्बिटल अपना यूज कर लिया होगा, राइट? तो एक ऑर्बिटल जो यहाँ पे 2p वाला है ये तो खाली है, मतलब बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल क्या है? यहाँ पे वैकेंट है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पाई बॉन्ड है वो कैसे बना होगा? p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बना होगा। तो आप देख सकते हैं कि फिर से यहाँ पे p ऑर्बिटल आपके पैरेलल है, तो इस वजह से यहाँ भी रेजोनेंस आपकी पॉसिबल होगी। और इस रेजोनेंस के दौरान क्या होगा बच्चों? ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है अब ये आपका शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे कार्बन और बोरॉन के बीच में। अब जैसे ही हम यहाँ पे शिफ्टिंग करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो कार्बन कार्बन है ये जो कार्बन कार्बन हम देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए जैसे इस पाई इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे शिफ्ट करूंगी, कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, लेकिन कार्बन और बोरॉन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे बोरॉन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज क्यों बच्चों? क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए। जो जितना भी नेट चार्ज हमारा एक RS में है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में है, उतना ही चार्ज हमारा बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर भी होना चाहिए। चार्ज कभी भी कंजर्व होना चाहिए, ये कंडीशन होता है। तो आप देखिए यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में नेट चार्ज हमारा कितना है? नेट चार्ज हमारा 0 है, मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है। तो इस तरह से अगर मैं ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट करूंगी तो कार्बन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज। और ये जो यहाँ पे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन जब कार्बन और बोरॉन के बीच में शिफ्ट होगा तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस एक्सेप्टेंस की वजह से इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, सो दैट यहाँ पे नेट चार्ज हमारा कितना हो? 0 हो। तो आप देख सकते हैं कि जितना नेट चार्ज हमारा पहले स्ट्रक्चर में है उतना ही नेट चार्ज हमारा कितना है? सेकेंड स्ट्रक्चर में भी है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर को अगर हम कंबाइन कर दें तो कॉम्बिनेशन के बाद हम बनाएंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला स्ट्रक्चर जब कंट्रीब्यूट करेगा इस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर तो 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर देगा, जिसको मैं डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ। और जब मैं सेकेंड स्ट्रक्चर को यूज करूंगी इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये कार्बन और बोरॉन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, जिसको दिखाने के लिए फिर से मैं डॉटेड लाइन का यूज करूंगी। अब अगर चार्ज की बात करें बेटा, तो पहला मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है, हर कार्बन में कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जब दूसरा मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट करेगा इस रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए तो कार्बन पे देगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको इंडिकेट करेंगे डेल्टा प्लस के साथ, और बोरॉन को देगा नेगेटिव चार्ज, जिसको इंडिकेट करेंगे हम डेल्टा माइनस के साथ। सो आई होप यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे केस 2 है बच्चों। केस 2 हमारा क्या है? केस 2 ये होता है कॉन्जुगेशन का, कि डबल बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन विद द फुली फिल्ड p ऑर्बिटल, और आई कैन से लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। कहने का ये मतलब है कि जिस तरह से देखिए पिछले केस में हमने क्या कहा था? पिछले केस में हमने कहा था कि अगर हमारा p ऑर्बिटल लेटर से अगर कभी भी हमारे पास डबल बॉन्ड और ये हमारा वैकेंट p ऑर्बिटल सेपरेटेड होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल आपका कॉन्जुगेटेड है, राइट? अब अगर इसी तरह से डबल बॉन्ड और एक फिल्ड p ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए बच्चों? फिल्ड होना चाहिए। अब फिल्ड का मतलब है या तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए, या तो उस एटम पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 1 लोन पेयर, राइट? ऐसा कंडीशन जब होगा जिसमें इन दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होगा, उसको भी हम क्या कहते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। मतलब
एक डबल बॉन्ड और एक फिल्ड p ऑर्बिटल अगर एक दूसरे के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, देन ऑल्सो वी कैन से दैट द मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेटेड। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लगाएंगे, डबल बॉन्ड, एक फिल्ड p ऑर्बिटल या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में रहेगा या तो लोन पेयर के फॉर्म में रहेगा, और अगर इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सेपरेशन है तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल आपका कॉन्जुगेटेड है। एग्जांपल्स लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा हमारा ये कंसेप्ट, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये कंडीशन हमारा लागू है यहाँ पे। अब एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर कोई नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, उस नेगेटिव चार्ज को भी हम पाई इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं। और जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो बेसिकली p ऑर्बिटल में रहता है। कहने का ये मतलब है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, जिसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ पे होगा, कार्बन के p ऑर्बिटल में मौजूद होगा। और ये जो हमारा पाई बॉन्ड है वो कैसे बना होगा बच्चों, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से। तो इसका मतलब जो कंडीशन हमें चाहिए था स्टार्टिंग में, जो मैंने आप लोगों को कहा था रेजोनेंस के लिए कि रेजोनेंस इन्वॉल्व डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल, वो यहाँ पे भी मौजूद है, क्योंकि इसके भी तीनों p ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल है, और इन्हीं पैरेलल p ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा फिर, ये जो हमारा पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, नेगेटिव चार्ज था। ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे रेजोनेंस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब दिस नेगेटिव चार्ज विच इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक्चुअली में क्या करेगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएगा, और इसके बॉन्ड बनते ही ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्टिंग की वजह से देखिए, अगर सपोज ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है, तो इस शिफ्टिंग की वजह से फर्स्ट कार्बन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और सेकंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब अगर मैं इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करके इसका RH बनाऊँ, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊँ, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, देखिए कार्बन का स्केलेटन आप इस तरह से ही लिख दीजिए, सिग्मा बॉन्ड को भी बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना है। अब अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। तो जब पहला मॉलिक्यूल रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, उसमें उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, तो इन दोनों के बीच में वो क्या करेगा, कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर देगा, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। और जब दूसरे स्ट्रक्चर को यूज़ करेगा, मतलब दूसरा स्ट्रक्चर जब रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन के बीच में कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर देगा, उसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। तो इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर आप देख सकते हैं इस पूरे कार्बन स्केलेटन पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो चुका है, जिसको मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है। अब अगर चार्ज की बात करें बेटा, तो चार्ज यहाँ देखिए क्या है, पहले स्ट्रक्चर का जब कंट्रीब्यूशन होगा रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, तो ये क्या करेगा, थर्ड कार्बन पे कुछ नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जिसको मैंने डेल्टा नेगेटिव से दिखाया है। और जब हम सेकेंड स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए, तो ये क्या करेगा, पहले वाले कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज देगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। बट सिंस नन ऑफ द स्ट्रक्चर हैव नेगेटिव चार्ज ऑन द सेकेंड कार्बन, बिकॉज ऑफ विच यहाँ पे जो RH हमारा बना है उसमें सेकेंड कार्बन पे कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाया जाएगा। नेक्स्ट थिंग, सेकेंड स्ट्रक्चर इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हम कहते हैं साइक्लो पेंटा डाइइनाइल एनायन। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक कार्बन आयन, इसकी भी बात हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे रेजोनेंस का फिनोमेना चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड के थ्रू दोनों तरफ सेपरेशन है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पे देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, जैसे इसको हम यहाँ पे कॉन्जुगेशन में लेके आएंगे और यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन को यूज़ करके बॉन्ड बनाएंगे, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएगा।
और जैसे यहाँ से शिफ्ट किया इस कार्बन पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव चार्ज अब इस डबल बॉन्ड के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, तो फिर से यहाँ रेजोनेंस होगी। और ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या है, विच इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। इसको यूज करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाया जाएगा और इसके बनते ही यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के बाद इस कार्बन को दे देगा नेगेटिव चार्ज। अगेन इन द थर्ड स्ट्रक्चर दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड, तो ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ यूज करके हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन को दे देगा नेगेटिव चार्ज। और इस नेगेटिव चार्ज को जब हम यहाँ कॉन्जुगेशन में लेके आएंगे इस पाई बॉन्ड के साथ, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और शिफ्ट होने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज देगा। हम एक्चुअली में एक और चीज़, बहुत बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जा रहा है तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों शिफ्ट कर रहा है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है बच्चों, जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लेके आएंगे तो एक्चुअल में ये जो कार्बन आप देख रहे हैं, ये वाला कार्बन, ये कार्बन ऑलरेडी यहाँ पे 4 बॉन्ड बना चुका है। कैसे देखिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये हाइड्रोजन के साथ, तो 4 बॉन्ड तो बना चुका है। तो जब आप इस नेगेटिव चार्ज को यूज करके यहाँ पे बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे यहाँ पे इस तरह से, और इसको बिना तोड़े हुए अगर हम रहने दें तो एक्चुअली में क्या होगा, ये कार्बन तो 5 बॉन्ड बना लेगा और 5 बॉन्ड तो कभी भी कार्बन नहीं बना सकता, उसकी वैलेंसी ही कितनी होती है, 4। तो इसीलिए जब हम पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये नेगेटिव चार्ज को जब हम कॉन्जुगेशन में लेके आते हैं तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, शिफ्ट करके इसको नेगेटिव दे देता है चार्ज। उसी तरह से इसको यहाँ लेके आएंगे तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं शिफ्ट करोगे तो ये कार्बन 5 बॉन्ड आ जाएगा कार्बन पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन के कितने स्ट्रक्चर्स है, 5 स्ट्रक्चर्स है। और 5 स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिए, 5 स्ट्रक्चर्स में इक्वल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, उसके बाद इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस है, मतलब 5 की स्ट्रक्चर क्या है, बराबर है। और अगर 5 बराबर हैं तो इसका मतलब 5 की एनर्जी भी बराबर है, 5 की स्टेबिलिटी भी बराबर है। और जब 5 की एनर्जी बराबर है, 5 की स्टेबिलिटी बराबर है, तो 5 मिलके रेजोनेंस हाइब्रिड में सेम कंट्रीब्यूशन करेंगे। सबका कंट्रीब्यूशन कितना पार्ट होगा, 1/5 पार्ट होगा। और सिंस सभी बराबर है तो हम इनको भी क्या कहेंगे, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे। और सिंस आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज 5 कार्बन पे डीलोकलाइज हो रहा है, अगर मैं इसको फर्स्ट कार्बन, इसको सेकेंड कार्बन, इसको थर्ड कार्बन, फोर्थ और इसको फिफ्थ कहूँ, तो आप देख सकते हैं 5 स्ट्रक्चर्स हमें मिल रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इन 5 स्ट्रक्चर में हर बार हर कार्बन पे आपको एक एक नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। तो अगर मैं इन 5 स्ट्रक्चर को कंबाइन कर दूं और कंबाइन करके इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं, तो हम इसको किस तरह से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं हर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ चुका है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग आपकी हर कार्बन कार्बन के बीच में इक्वल अमाउंट में हुई है, तो इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से दिखा देंगे। और सिंस नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज हो रहा है तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, बीच में नेगेटिव चार्ज से दिखा देते हैं। या फिर आप इस तरह के भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए, जिसमें अब नेगेटिव चार्ज को अंदर ना दिखा के हम बाहर हर कार्बन पे दिखाएंगे। और सिंस जैसा कि मैंने कहा कि ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, बराबर हैं, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज 5 कार्बन पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सभी स्ट्रक्चर्स बराबर हैं, तो हर कार्बन पे आप कितना कितना चार्ज देंगे, -1/5 -1/5 -1/5 देंगे। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन के पास अब लोन पेयर है। अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, राइट, ये केस। बट मैंने क्या कहा कि इफ नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, इफ द नेगेटिव चार्ज इज present in conjugation with a double bond, or I can say if the negative charge and double bond are separated by a single bond, that means I can say this negative charge is in conjugation with a double bond. And if any negative charge is in conjugation with the double bond, I can directly say that this electron is nothing but pi electron. पाई इलेक्ट्रॉन हम किसको कहते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो पी ऑर्बिटल में मौजूद होता है, ठीक है। और जो पी ऑर्बिटल में मौजूद होता है वही रेजोनेंस में पार्ट लेता है। सो ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन का पार्ट है तो उसको पाई इलेक्ट्रॉन ही माना जाता है।
उसी तरह से अगर कभी भी डबल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाए तो हम इस कंडीशन को भी क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। मतलब डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड देन ऑल्सो वी कैन से दैट मॉलिक्यूल इज कॉन्जुगेटेड। एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए एक चीज़ कि दिस लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड और डबल बॉन्ड इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल बॉन्ड। दैट मीन्स ये जो आपका लोन पेयर है इसको डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहा जाएगा। मतलब आप इसको जो भी लोन पेयर डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड होगा हम उसको क्या कहेंगे, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे और उसको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो ये बात मैंने यहाँ पे एक नोट के फॉर्म में लिखी है कि इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इफ प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन, या फिर आप ये कह लीजिए इफ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर is separated by single bond with double bond then we can say those electrons as p electrons is present, those electrons as p electrons or pi electrons and these pi electrons are basically present in p orbital। मतलब अगर नेगेटिव चार्ज कुछ इस तरह से होगा, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मान के चलिए आपके पास इस तरह का एक सिस्टम है तो आप देख सकते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बॉन्ड के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। तो आप इस नेगेटिव चार्ज को क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन है। और पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद होता है, पी ऑर्बिटल में मौजूद होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन अगर पी ऑर्बिटल में मौजूद है वही आपका रेजोनेंस में पार्ट लेगा, वही इलेक्ट्रॉन आपका डीलोकलाइजेशन में पार्ट लेगा। उसी तरह से अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जहाँ पे अब आपके पास लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर जो लोन पेयर और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन। और ये पाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में कहाँ पे मौजूद होते हैं, पी ऑर्बिटल में। और जो पी ऑर्बिटल में होते हैं इलेक्ट्रॉन वही हमारा रेजोनेंस के अंदर पार्ट लेता है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थर्ड वाला ध्यान दीजिए। ये जो हमारा लोन पेयर है बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर, अगर ये कॉन्जुगेशन में है तो इसको हम डीलोकलाइज्ड लोन पेयर के नाम से भी जानते हैं। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पे ये जो हमारे पास लोन पेयर है ये आपका चला जाएगा रेजोनेंस में। मतलब इसको हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि अगर इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो बीच वाला कार्बन कितने बॉन्ड बना लेगा, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो सिंस ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर है जैसे इसको यहाँ पे यूज़ किया कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर गया। शिफ्टिंग की वजह से कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व होना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर पहला स्ट्रक्चर हमारा न्यूट्रल है तो दूसरे स्ट्रक्चर में भी ओवरऑल चार्ज हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर कार्बन आपका एक्वायर कर रहा है नेगेटिव चार्ज तो उसके चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। और आप देख भी सकते हैं कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब अगर इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करके अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दें तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों क्या हैं, ये तीनों जगह पे जाके डीलोकलाइज हो चुका है। इस तीनों न्यूक्लियस के बीच में डीलोकलाइज हो रहा है। तो उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। तो इस कार्बन कार्बन के बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होगा जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। और चार्ज की अगर बात करें तो पहला जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड में जब कंट्रीब्यूशन देगा तो चार्ज के ऊपर तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब सेकेंड वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कंट्रीब्यूशन देगा रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने के लिए तो कार्बन पे देगा कुछ नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे देगा कुछ पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा प्लस से इंडिकेट किया है कार्बन एंड नाइट्रोजन के ऊपर। सिमिलर टू दिस आपका फोर्थ स्ट्रक्चर भी है, जैसे वहाँ पे NH2 है, यहाँ पे OH है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर और पाई बॉन्ड सेपरेटेड है सिंगल बॉन्ड के साथ, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस है, राइट।
अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी हमेशा कि अगर किसी एटम पे 2 लोन पेयर होता है, उसमें से कोई एक लोन पेयर ही आपका रेजोनेंस में पार्ट लेगा, क्योंकि दूसरा लोन पेयर आपका जो होता है बच्चों वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद होता है। इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, ध्यान दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है जो कि कैसे बना होगा, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग से बना होगा, राइट। तो ये 2p ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल जो आपके पैरेलल है ये आपस में ओवरलैप किए होंगे, तो ये पाई बॉन्ड बना होगा। अब इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर आपका एक्चुअली में p ऑर्बिटल में मौजूद है, इस p ऑर्बिटल के पैरेलल, जो कि रेजोनेंस में पार्ट लेगा, और एक जो आपका लोन पेयर है वो एक्चुअली में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में मौजूद है। मतलब ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है एक्चुअली में, और sp2 की वजह से उसका 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, ट्राइगोनल प्लेनार के फॉर्म में अरेंज है कुछ इस तरह से, और वन ऑफ द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज हैविंग 1 लोन पेयर। तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कभी भी यूज नहीं कर पाएंगे रेजोनेंस में। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब 2 लोन पेयर होता है एक एटम पे, उसका सिर्फ एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले पाता है, बाकी नहीं ले पाता है। तो इसलिए अब देखिए क्या होगा बच्चों, जब एक लोन पेयर को हम यूज़ कर लेंगे कॉन्जुगेशन में, उसको रेजोनेंस में जब इन्वॉल्व कर देंगे, तो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यूज़ करके कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और उस वजह से ये वाला बॉन्ड शिफ्ट करके कार्बन को दे देगा नेगेटिव चार्ज। अब अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन के बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा पहले वाले स्ट्रक्चर की वजह से, जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, एंड दूसरे स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाएगा, जिसको हमने फिर से डॉटेड लाइन से दिखाया है। पहले स्ट्रक्चर को अगर यूज़ करें तो पहले स्ट्रक्चर में किसी भी एटम पे कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर जब रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा तो कार्बन पे देगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे देगा पॉजिटिव चार्ज, जिसको हमने डेल्टा वाले फॉर्मेट में लिखा है। तीसरा केस क्या है बच्चों कॉन्जुगेशन का, तो तीसरा केस है कॉन्जुगेशन का कि जब डबल बॉन्ड आपका क्या होगा, हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन होगा। मतलब आप सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि अगर डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होगा, मतलब एक ऐसा p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, उन दोनों के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड है, तो हम कहेंगे कि सिस्टम हमारा फिर से क्या है, कॉन्जुगेटेड है। ऐसे सिस्टम भी हमारे कॉन्जुगेटेड होते हैं, और ऐसा केस कहाँ पे अराइज होता है, बेसिकली रेडिकल्स के केस में अराइज होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, रेडिकल्स के पास होते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, जैसे सपोज आप देख सकते हैं पहले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड और रेडिकल के बीच में, या फिर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है। सो बेसिकली ये कंडीशन हमारा कॉन्जुगेशन का है। अब जब रेडिकल होता है ना बच्चों, तो यूजुअली सामने वाला जो पाई बॉन्ड होता है वो कंप्लीट शिफ्ट नहीं करता है, जैसा कि हम अभी तक देख रहे थे कि पाई इलेक्ट्रॉन हमारा क्या था, कंप्लीट शिफ्ट कर रहा था। यहाँ पे इस रेडिकल के सामने वाला जो पाई बॉन्ड है उसको हमेशा होमोलिटिकली तोड़ना पड़ेगा। अब सपोज अगर मैं ये पाई बॉन्ड होमोलिटिकली तोड़ देती हूँ, तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा। अब ये दोनों जो रेडिकल्स हैं बच्चों, ये दोनों रेडिकल्स आपस में क्या करेंगे, यूज़ हो जाएंगे डबल बॉन्ड को बनाने के लिए। तो इन कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक आ जाएगा रेडिकल। अब इसी तरह से अगर मैं दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपस में यूज़ करके उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाऊंगी, तो कार्बन का जो स्केलेटन है अलोंग विथ सिग्मा बॉन्ड, उसको तो एज इट इज़ लिखूंगी। लेकिन अगर पहला स्ट्रक्चर और दूसरे स्ट्रक्चर को गौर से देखा जाए तो दोनों स्ट्रक्चर बच्चों क्या है, बराबर है। तो इसलिए क्या होगा, दोनों का कंट्रीब्यूशन भी रेजोनेंस हाइब्रिड को बनाने में इक्वल होगा। पहला स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस कार्बन पे कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रोवाइड करेगा, और दूसरा स्ट्रक्चर आपका पहले वाले कार्बन पे कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। उसको हम डेल्टा डॉट से इंडिकेट करते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर को गौर से अगर आप देखेंगे बच्चों, तो आप देख सकते हैं फिर से ये रेडिकल क्या है, डबल बॉन्ड के साथ सेपरेटेड है थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये सिस्टम आपका कॉन्जुगेटेड है।
अब कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, सिग्मा, ये जो आपका पाई बॉन्ड है सामने वाला, वो आपका क्या होगा, होमोलिटिकली टूट जाएगा। टूटने से यहाँ एक रेडिकल देगा, यहाँ एक रेडिकल देगा। ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ में आ जाएंगे। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बन गया, बट रेडिकल कहाँ रह गया, इस कार्बन पे, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। फिर से आप देखिए, ये जो रेडिकल है वो सामने वाले पाई बॉन्ड के साथ बना रहा है कॉन्जुगेशन, बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाय अ सिग्मा बॉन्ड। तो फिर से क्या होगा, सामने वाला पाई बॉन्ड आपका होमोलिटिकली टूटेगा। टूटने से यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल आएगा। अब ये दोनों रेडिकल आपस में क्या करेंगे, फिर से डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ भी आ जाएगा डबल बॉन्ड। और इस तरह से रेडिकल आपका इस कार्बन पे अब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखिए तो इस कार्बन के बाद बाकी अदर जो कार्बन्स हैं वो आपका sp3 हो चुके हैं, और sp3 वाले कार्बन के पास तो कोई वैकेंट p ऑर्बिटल होता नहीं है। तो ये दोनों कार्बन का कोई भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन नहीं है, रेजोनेंस यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब अगर मैं इन सभी स्ट्रक्चर को आपस में कंबाइन करके इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूँ, तो कार्बन का स्केलेटन आप एज इट इज़ लिख दीजिए बच्चों। अब गौर से देखिए कि आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन से लेके इस कार्बन तक के बीच में ही बार बार शिफ्ट होगा, इसके आगे जा नहीं सकता है बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ p ऑर्बिटल। तो इसलिए हम डॉटेड लाइन इन्हीं कार्बन के बीच में दिखाएंगे। अब चार्ज तो है नहीं, रेडिकल्स आपका कार्बन पे बन रहा है। तो अगर हम इन रेडिकल्स को अगर दिखाना चाहे रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, तो कौन कौन से कार्बन पे रेडिकल बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तक हुआ है। पहले स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन फर्स्ट कार्बन पे रेडिकल देगा, सेकेंड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन थर्ड कार्बन पे रेडिकल देगा, और थर्ड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन फिफ्थ कार्बन पे रेडिकल देगा। उसके आगे के किसी भी कार्बन पे कोई रेडिकल तो होगा नहीं, और इन बिटवीन भी आप देख सकते हैं कि इस कार्बन और इस कार्बन पे किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी रेडिकल नहीं बना है। तो इस वजह से उनको हम कोई भी डेल्टा डॉट नहीं दिखाए हैं। केस 4 क्या है हमारा, केस 4 है बच्चों, अगर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, मतलब दो डबल बॉन्ड के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो ये भी कंडीशन हमारा क्या होता है बच्चों, कॉन्जुगेशन का ही कंडीशन होता है, जिसमें हमने कुछ 2 एग्जांपल्स लिए हैं, ध्यान दीजिए। अगर मैं पहले वाले एग्जांपल्स की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कि 2 पाई बॉन्ड के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड एक आ चुका है। तो ये दोनों पाई बॉन्ड आपके क्या है, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है। अगर बच्चों मैं लेफ्ट से राइट अगर पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ कहूँ, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो पहले कार्बन को देगा नेगेटिव चार्ज, और ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो फोर्थ कार्बन को देगा पॉजिटिव चार्ज। बट अगर मैं यही शिफ्टिंग राइट से लेफ्ट करा दूँ कुछ इस तरह से, तो ऐसे शिफ्ट करने से फर्स्ट कार्बन पे आ जाएगा प्लस, और ये जो लास्ट कार्बन हमारा फोर्थ है उस पे आ जाएगा माइनस। तो इस तरह से ओवरऑल मेरे पास 3 स्ट्रक्चर जो हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को यूज करके अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड को गौर से देखिए आप। पहला मॉलिक्यूल जो कंट्रीब्यूशन देगा उसमें आप देख सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों वो 3 और 4 के बीच में है एंड 1 और 2 के बीच में है। तो 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, 2 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और बाकी जो स्ट्रक्चर है उनके अंदर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर हैं। तो इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर 2 और 3 के बीच में भी कुछ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे। मतलब डबल बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, कंप्लीटली डीलोकलाइज हो रहा है पूरे मॉलिक्यूल में, और उसकी वजह से जो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका बनेगा, उस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर हम डबल बॉन्ड की कैरेक्टर क्या करेंगे बच्चों, पूरे कार्बन स्केलेटन के अंदर लगा देंगे। अब अगर चार्जेस की बात करें तो गौर से देखिए, पहला स्ट्रक्चर तो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। सेकेंड स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो चार्जेस तो है, लेकिन अगर फोर्थ कार्बन पे प्लस चार्ज है तो उसी के बाद इसको गौर से देखिए, इसी के अंदर फोर्थ कार्बन पे आ चुका है नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर ये वाला स्ट्रक्चर, सेकेंड स्ट्रक्चर अगर रेजोनेंस हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा तो फोर्थ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देगा,
लेकिन वही अगर थर्ड वाला RS अगर कंट्रीब्यूट करने जाएगा तो उसी फोर्थ कार्बन पे वो नेगेटिव चार्ज दे देगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके इस कार्बन को क्या बना देंगे, अल्टीमेटली न्यूट्रल बना देंगे। क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर को गौर से देखिए, दोनों स्ट्रक्चर आपका सेम ही है, बराबर ही है, सेम नंबर ऑफ चार्जेस भी है, उसके बाद सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है, और कार्बन के ऊपर भी प्लस चार्ज है, यहाँ भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यहाँ भी कार्बन पे है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है। तो बेसिकली ये दोनों स्ट्रक्चर बराबर हैं और दोनों स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन भी इसके अंदर क्या होगा, बराबर टाइप का होगा। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज ये इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर उतना ही नेगेटिव चार्ज इस कार्बन को देने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली इस कार्बन पे कितना चार्ज आ जाएगा, 0। उसी तरह से ये वाला कार्बन अगर नेगेटिव चार्ज दे रहा है इस स्ट्रक्चर को, रेजोनेंस हाइब्रिड को, तो वही सेम कार्बन अलग वाले मॉलिक्यूल का कितना देगा, प्लस देगा। तो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिकली कितना चार्ज हो गया, 0। तो रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर हम किसी भी कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं दिखाएंगे। उसी तरह से देखिए सेकेंड स्ट्रक्चर में बच्चों, सिंस ये कार्बन आपका sp3 है, तो sp3 वाला कार्बन जो होता है यूजुअली रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता है, तो उसकी तो बात हम करेंगे नहीं। अब अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों जो पाई बॉन्ड है वो सेपरेटेड है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। इसका मतलब रेजोनेंस यहाँ से लेके यहाँ तक तो होगा ही। अब एग्जैक्टली ऊपर जैसा ही तो स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट पाई इलेक्ट्रॉन की फ्लो करवा सकते हैं। तो उससे क्या होगा, इस कार्बन पे प्लस आएगा, इस कार्बन पे माइनस आएगा, जैसा कि ऊपर आया था। और अगर राइट से लेफ्ट फ्लो करवाएंगे तो इस पहले कार्बन पे आएगा प्लस और इस चौथे कार्बन पे आ जाएगा माइनस। और इन तीनों स्ट्रक्चर को जब कंबाइन करके RH बनाने जाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइज करेगा कंप्लीटली विदाउट इन्वॉल्विंग दिस कार्बन, बिकॉज दिस कार्बन इज sp3, सो इट विल नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। और अगर चार्ज की बात करें बेटा, तो गौर से देखिए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ रहा है। तो इलेक्ट्रिकली बेसिकली दोनों कार्बन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। केस नंबर 5 क्या होता है रेजोनेंस का, तो केस नंबर 5 हमारा रेजोनेंस का है व्हेन पॉजिटिव चार्ज एंड लोन पेयर आर इन कॉन्जुगेशन। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज और लोन पेयर के बीच में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिख जाए तो ये भी कंडीशन क्या होता है, रेजोनेंस का होता है। जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, गौर से देखिए। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड NH2, जहाँ नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर। अब गौर से देखिए, नाइट्रोजन का लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है। तो बेसिकली ये एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, और इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन का लोन पेयर जब हम यूज़ कर लेंगे इस रेजोनेंस के अंदर, क्योंकि क्या होगा देखिए, सिंस ये लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में है, तो जैसा कि मैंने ऊपर कहा कि अगर कोई लोन पेयर आपका कॉन्जुगेशन में होता है तो बेसिकली वो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन पेयर p ऑर्बिटल में मौजूद होगा। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसके पास भी एक p ऑर्बिटल खाली है, तो 2 p ऑर्बिटल पैरेलल है, मतलब रेजोनेंस होगा। ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, इस खाली p ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर करेगा और उसकी वजह से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड दे देगा। अब अगर हम चार्ज की बात करें बच्चों, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर के अंदर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा वो कार्बन पे था, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में आएगा, रेजोनेंस में आते ही नाइट्रोजन अपने ऊपर कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेगा, पॉजिटिव। कार्बन एक्वायर करेगा नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव मिलके कार्बन को ओवरऑल क्या बना देंगे, न्यूट्रल ही बना देंगे। इसलिए कार्बन पे सेकेंड स्ट्रक्चर में कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर को ज्वाइन करके हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएंगे, तो गौर से देखिए, पहला स्ट्रक्चर जब कंट्रीब्यूट करेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड कंट्रीब्यूट करेगा, बट दूसरा स्ट्रक्चर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन देगा। इसलिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एज वेल एज डबल बॉन्ड दोनों के कैरेक्टर आ जाएंगे। चार्ज की बात करें तो पहला स्ट्रक्चर क्या करेगा, कार्बन पे डेल्टा प्लस देगा, और सेकेंड स्ट्रक्चर बेटा नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे क्या है, जो हमारा डेल्टा प्लस है कार्बन के ऊपर भी है रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर, और डेल्टा प्लस हमारा नाइट्रोजन के ऊपर भी है। सेकेंड स्ट्रक्चर भी हमारा सिमिलर ही है। द ओनली रिप्लेसमेंट आई हैव डन इज NH2 आई हैव रिप्लेस्ड विथ OH ग्रुप।
ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ फिर से क्या है, सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, मतलब यहाँ पे फिर से रेजोनेंस आ चुकी है बच्चों। और यहाँ पे अगर इस लोन पेयर को हम रेजोनेंस में यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड। और उसकी वजह से कार्बन के ऊपर आना चाहिए कौन सा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, बट ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके कार्बन को तो ओवरऑल न्यूट्रल बना देगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे डोनेट कर रहा है तो प्लस चार्ज आएगा। अब अगर हम ओवरऑल रेजोनेंस हाइब्रिड की बात करें तो रेजोनेंस हाइब्रिड देखिए क्या होगा, पहला स्ट्रक्चर इस कार्बन पे डेल्टा प्लस देगा और सेकेंड वाला स्ट्रक्चर की वजह से ऑक्सीजन पे डेल्टा प्लस आएगा। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड के भी कैरेक्टर होंगे एज वेल एज डबल बॉन्ड के भी कैरेक्टर होंगे। थर्ड स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों तो थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर देखिए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन का लोन पेयर फिर से सिंगल बॉन्ड के थ्रू सेपरेटेड है, मतलब फिर से यहाँ रेजोनेंस आ चुकी है। अब ऑक्सीजन का लोन पेयर जब कॉन्जुगेशन में जाएगा तो ऑक्सीजन पे आएगा प्लस, कार्बन पे आना चाहिए था माइनस, बट माइनस प्लस मिलके कार्बन को बना देंगे न्यूट्रल, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। अब अगर दोनों ही स्ट्रक्चर को यूज करके इसका रेजोनेंस हाइब्रिड आप बनाने जाएंगे तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर ऑक्सीजन पे देंगे आप डेल्टा प्लस और कार्बन पे देंगे डेल्टा प्लस, क्योंकि दोनों जगह पे आप देख सकते हैं दोनों स्ट्रक्चर में कार्बन पे भी प्लस चार्ज आया है बेटा और ऑक्सीजन पे भी प्लस चार्ज आया है। लास्ट केस हमारा क्या है कॉन्जुगेशन का, तो लास्ट केस है हमारा कॉन्जुगेशन का कि इफ नेगेटिव चार्ज एंड वैकेंट डी ऑर्बिटल आर इन कॉन्जुगेशन, मतलब अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि नेगेटिव चार्ज और अगर खाली ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, और इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का सेपरेशन आ चुका है, तो ये भी कंडीशन हमारा रेजोनेंस का होता है। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल देखिए, CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड Cl। अब Cl के पास क्या है बच्चों, Cl आपका बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो ये जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है और ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, दे आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, सो बेसिकली दिस नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद द वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। और उसकी वजह से जब कॉन्जुगेशन होगा तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैं ऊपर कह चुकी हूँ कि इफ एनी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, एक्चुअली इट इज ट्रीटेड एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, और वो पाई इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में होगा, पी ऑर्बिटल में होगा। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग किस तरह की होगी, पी ऑर्बिटल एंड डी ऑर्बिटल के बीच की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। तो p orbital on the carbon atom will donate its electron pair into d orbital of chlorine, और जब ये डोनेट करेगा तो डोनेशन की वजह से सिंस क्लोरीन गेन कर रहा है तो उस पर आएगा माइनस, कार्बन डोनेट कर रहा है तो उस पर आना चाहिए था प्लस, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था तो प्लस और माइनस मिलके कार्बन को बना देगा ओवरऑल न्यूट्रल। और अगर दोनों स्ट्रक्चर को यूज करके हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाएंगे तो उस रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर क्लोरीन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव और पहले स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन पे आएगा डेल्टा नेगेटिव। सेकेंड स्ट्रक्चर के अंदर और थर्ड स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपसे पूछा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। हमने बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ा था और वहाँ पे एक बात मैंने आप लोगों को बताया था, जीओसी का फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के सारे चीज़ें जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको हमने डिस्कस किया है, तो आप एक बार उस चीज़ को अच्छे से समझिए। वहाँ पे बहुत ही डिटेल में मैंने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बताया है। वहाँ पे एक पॉइंट मैंने कहा था कार्बो एनायन के केस में कि कार्बन आयन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को बच्चों स्टेबलाइज कौन करता है, स्टेबलाइज करता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब ध्यान से सुनना एक और बात, यहाँ देखिए पहले स्ट्रक्चर को कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, उससे लगा है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन जो है बेटा अगर आप गौर से देखोगे तो ऑक्सीजन एक्चुअली में कार्बन से कनेक्टेड है। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ पार्शियली डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन की तरफ। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ विड्रॉ करने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीजन अपना किस तरह का इफेक्ट लगा रहा है, दोनों जगह पे माइनस आई माइनस आई। अब ऑक्सीजन जो है बेटा यहाँ पे इसके पास है दो लोन पेयर, ठीक है,
दिखाया नहीं जाता है स्ट्रक्चर में, बट आप ध्यान रखिएगा कि अगर वो 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास 2 लोन पेयर भी होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों कि ऑक्सीजन बिलोंग करता है सेकेंड पीरियड से, और सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, क्योंकि उसके पास 2s एंड 2p ऑर्बिटल ही होते हैं वैलेंस शेल में, 2d ऑर्बिटल डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है नहीं, और अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये नेगेटिव चार्ज वहाँ तो जा नहीं सकता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अपना कौन सा इफेक्ट लगा पाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन अपना सिर्फ और सिर्फ -I इफेक्ट ही लगा पाएगा। तो यहाँ से -I लग रहा है। बट यहाँ पे आ जाइए, सल्फर जो है, ये सल्फर यहाँ पे क्या है बच्चों, इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल। उस वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन है ये कहाँ पे जा सकता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल में शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले सकता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ खींच के नेगेटिव चार्ज को थोड़ा बहुत स्टेबल बनाने की कोशिश कर पाएगा। और अगर हम थर्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो दोनों सल्फर है, और सल्फर यहाँ पे थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो उसके पास है वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो दो जगह पे वैकेंट डी ऑर्बिटल अगर होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और यहाँ पे भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मतलब दोनों ही तरफ यहाँ पे क्या होगा, ये जो सल्फर है उसका वैकेंट डी ऑर्बिटल अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। मतलब दोनों ही डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस और इंडक्टिव में कौन सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी स्पीशीज को प्रोवाइड करता है, तो रेजोनेंस। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, रेजोनेंस विल गिव मोर स्टेबिलिटी टू द स्पीशीज एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज इन तीनों के बीच में कौन है, थर्ड स्पीशीज है। फिर सेकेंड स्पीशीज है जहाँ पे एक रेजोनेंस है, और थर्ड के बाद सेकेंड के बाद सबसे लेस स्टेबल इन तीनों के बीच में कौन सा होगा, फर्स्ट होगा जहाँ पे रेजोनेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो रेजोनेंस will give more stability to the species as compared to the species having only inductive effect. Now come to the third question. थर्ड क्वेश्चन में भी देखिए बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कार्बन आयन में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप गौर से देखिए दोनों जगह पे नेगेटिव चार्ज के साथ एक पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है। अब पॉजिटिव ग्रुप क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट तो दोनों लगा रहा है, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ दोनों ही करेगा। लेकिन एक और फायदा क्या है फॉस्फरस के पास, कि फॉस्फरस बिलोंग करता है थर्ड पीरियड से, जिसके पास क्या है, वैकेंट डी है। और वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर ये नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्जुगेशन, अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ कॉन्जुगेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे रेजोनेंस है, और अगर रेजोनेंस है इस स्पीशीज़ के अंदर बच्चों, तो डेफिनेटली हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा स्पीशीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ -I लग रहा है, बट यहाँ पे -I के साथ साथ रेजोनेंस भी लग रहा है। और रेजोनेंस आपकी क्या करती है बच्चों, स्पीशीज़ को ज़्यादा स्टेबिलिटी ऑफर करती है एज कम्पेयर टू इंडक्टिव। इसलिए दोनों के बीच में अगर स्टेबिलिटी को हम अरेंज करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। सो ये हमने डिस्कस किया आज की क्लास में रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस की कंडीशंस के बारे में, और रेजोनेंस किस तरह के कंडीशंस के अंदर होता है, क्या क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है, कितने तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं, और प्लस रेजोनेंस को यूज़ करके किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन या कार्बोकेटायन से रिलेटेड, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम ये सीखेंगे कि एक्चुअली में जो हमारा रेजोनेंस होता है उसकी कंडीशंस तो हमने बात कर ली, लेकिन उसके बाद हम ये सीखेंगे कि यहाँ पे रूल्स क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर को असाइन करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, और जो भी आपके क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक द चैनल एज वेल एज सब्सक्राइब इट, और जो भी आप लोगों को नोटिफिकेशंस रीसेंट अपडेट्स होते रहेंगे आप लोगों को मिलता रहेगा। एज वेल एज अगर आप चाहते हैं तो मेरा जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियोस ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।